जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज वर्ल्ड जियोग्राफी में हमारा जो टॉपिक है वो है महासागरीय धाराओं के बारे में। इसको भी हम लूसेंट प्लस घटना चक्र दोनों से कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, मैं अभी ये थियोरी का जो है 1.5 पेज का जो घटना चक्र में रहता है, लूसेंट में रहता है, उसको इंसान इग्नोर कर देता है और सिर्फ एमसीक्यू ही देखते हैं। तो इस बार मैंने ये किया है कि घटना चक्र और लूसेंट दोनों के भी जो 1-1, 1.5, 2-2 पेज की जो इंपॉर्टेंट थियोरी दी रहती है उसको यहाँ कवर करूँगी। फिर एक बार एमसीक्यू की भी जितनी इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन है, वन लाइनर नहीं, जो कथन कारण वाले हैं, ठीक है, उसको मैं एक बार और चैनल पे अपलोड करूँगी, उसको भी कवर कराऊँगी। तो आइए इसमें देखते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। जैसे महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। महासागर में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों में सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। ठीक है, इनमें क्या है कि इनमें है कि इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, आवर्तन, तापमान में भिन्नता, ठीक है, तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दबाव में, पवने, वाष्पीकरण एवं वर्षा का प्रभाव अधिक है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है गर्म, वार्म करंट, और दूसरी मतलब ठंडी एक होती है गर्म धारा और दूसरी होती है ठंडी धारा। महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक जैसे तट की दिशा तथा आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं, मतलब देखिए लंबवत रूप में पाए जाते हैं, तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धारीय महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती हैं। तलीय आकृतियां, महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। मौसमी परिवर्तन, मानसूनी हवाओं को मौसमी दिक परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं की दिशा में परिवर्तन करता है। पृथ्वी के परिभ्रमण, पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जल स्थल का जो नहीं दे पाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तर विषुवतीय गर्म धारा विषुवत रेखा के समीप उत्तर में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती हैं। एंटलीज गर्म धारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के निकट उत्तर विषुवतीय धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा शेष शाखा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारों पर एंटलीज धारा के नाम से बहता है। फ्लोरिडा गर्म धारा, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहावने से होकर खुले सागर में निकलती है। यह एंटलीज की धारा भी इसमें आकर मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैंटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। कनारी ठंडी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडी क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, इसलिए कनारी ठंडी धारा कहा जाता है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा, यह ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। लेब्राडोर ठंडी धारा, यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य से लेब्राडोर के तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो बहती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह, इसकी उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। यह गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है तथा उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इसमें सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। लाभ इस मायने में कि शीतकाल में जब उत्तर यूरोप के अधिकांश देशों में हिमाच्छादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा होने के हिम प्रसार को रोकती हैं। अतः उत्तर अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर अटलांटिक प्रवाह को क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल भी कहा जाता है।
फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं को एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है। इसी क्रम की उत्पत्ति दक्षिण विषुवतरेखीय धारा से होती है। ब्राजील तट से टकराकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा इसे ब्राजील धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गर्म जल धारा है। पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षेप बल के कारण 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन से प्रभावित होकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी धारा ब्राजील धारा से मिलती है। ब्राजील गर्म जल धारा और फॉकलैंड ठंडी जल धारा दोनों मिलकर पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है, जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। इसे बेंगुला ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। यह धारा आगे चलकर दक्षिण विषुवतरेखीय धारा में मिलकर धाराओं का एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। धाराओं का यह पूर्ण वृत्त घड़ी की सुइयों की दिशा से विपरीत प्रवाहित होता है। उत्तर दक्षिणी विषुवतीय धारा द्वारा पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जल राशियां यहाँ पे लग रहा है देखिए यहाँ से कट गया था, वहां से हम देखते हैं। प्रति विषुवतीय धारा उत्तर एवं दक्षिण विषुवतीय धारा द्वारा पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जल राशियां एकत्रित होने से महासागरीय जल में असंतुलन आ जाता है। इससे असंतुलन को दूर करने के लिए उत्तर एवं दक्षिण विषुवतीय धारा के बीच पश्चिम से पूर्व प्रति विषुवतीय धारा का जन्म होता है। दूसरा ये है कि हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर की धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं के निश्चित क्रम में पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनों का घर्षण द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर महासागरीय धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रवाह को उत्तर पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट अथवा उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट अथवा दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह नामक धारा का जन्म होता है। विपरीत धारा शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून धारा के समय 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य जंजीबार से सुमात्रा के बीच एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे विपरीत धारा कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे विपरीत धारा कहते हैं। अब देखेंगे कि दक्षिण विषुवतीय धारा। अन्य महासागरों की भांति हिंद महासागर में दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखीय के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अग्लुहास धारा हिंद महासागर में प्रभावित होती है। अब क्वेश्चन पूछ दे अग्लुहास धारा कहाँ पे? तो हिंद महासागर में प्रभावित होती है। गर्म जल धारा, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि दक्षिण विषुवतरेखीय हिंद महासागर की धारा एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक गर्म जल धारा कहते हैं। 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की एक शाखा मेडागास्कर से पूर्व होकर मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इन्हीं दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अग्लुहास धारा कहते हैं। यह अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होती है। यह आगे चलकर पूर्व की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट से मिल जाती है। मेडागास्कर गर्म धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा मेडागास्कर द्वीप की पूर्वी तट से बहने वाली मेडागास्कर धारा कहलाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा कहते हैं, जबकि दूसरी शाखा को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की दक्षिणी प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागरीय की धाराएं। अब देखिए उत्तर विषुवतीय धारा। प्रशांत महासागर में यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिम तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिलीपींस द्वीप के समूह तक पहुंचती है। क्यूरोशिया गर्म धारा है। उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है। इसे क्यूरोशिया धारा कहा जाता है। यह धारा आगे पछुआ पवन के प्रभावहीन पश्चिम से और मुड़कर अमेरिका तट तक पहुंचता है। उसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। तो देखिए ये हम देखेंगे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा हम देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से दिया होगा। देखिए कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के बारे में देखेंगे कि देखिए कैलिफोर्निया की ठंडी धारा देखते हैं। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है।
एक शाखा उत्तर की तरफ बढ़ जाती है और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा को कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। उत्तर प्रशांत की धारा उत्तर की ओर प्रवाहित होने की शाखा जब अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यह गर्म होती है, इसे अलास्का करंट के नाम से जाना जाता है। पुनः यह अलास्का तट के सहारे आगे की बढ़ती, इसे अलास्का स्ट्रीम से जाना जाता है। यह एक ठंडी धारा होती है। आयुष्या ठंडी धारा, यह बोरिंग जल डमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा होती है। क्यूराइल धारा, यह धारा ओखोटस्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप से पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास आयुष्या धारा के साथ मिल जाती है। जापान के निकट क्यूरोशिया की गर्म धारा तथा आयुष्या की ठंडी धारा, ओयाशिया की ठंडी धारा जल से मिलने वाली वह घना कुआसा छाया रहता है। दक्षिण विश्वतीय गर्म धारा, यह गर्म जल की धारा है जो पूर्व में दक्षिण अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट तक जाती है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा, यह प्रशांत महासागर की गर्म धारा है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण प्रशांत धारा और पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ हवाओं के प्रवाह में यह धारा ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के दक्षिण पूर्व में सीमाओं से पश्चिम की ओर और दक्षिण अमेरिका तक प्रवाहित होती है। पेरुवियन धारा, हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। प्रतिविश्वतीय धारा, विश्वत रेखा के दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी विश्वतीय धाराएं प्रशांत महासागर की पश्चिमी भाग विशाल जलराशि एकत्रित करती है। इसे महासागरीय स्तर पर असंतुलन आ जाता है। इसे असंतुलन को दूर करने के लिए विरुद्ध विश्वतीय धारा बहती हैं। देखिए अब इसमें हम देखेंगे ना अटलांटिक महासागर की, वही जो हम लोग अभी थियरी पढ़े हैं उसी का यहाँ पे ये ऐसा मतलब है कि सारी धाराओं को बॉक्स में यहाँ पे दे दिया है। जैसे उत्तर विषुवतरेखीय धारा, ठीक है, देखिए उत्तर विषुवतरेखीय धारा की ये गर्म है, ठीक है। वहीं दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की प्रकृति भी गर्म है। फ्लोरिडा, फ्लोर पे भाई कोई इंसान गिर गया तो गर्म हो जाएगा वो, ठीक है। कि गल्फ स्ट्रीम, किसी का गला पकड़ लो वो इंसान गर्म हो जाता है। इरमिंगर भी गर्म है। अब भाई किसी को बार बार मतलब कोई बोले कि तुम मंगर हो तो वो भी गर्म हो जाएगा। नॉर्वे, तो नई नई चीज़ें आती हैं ना तो गर्म होती हैं, ठीक है। अब किसी को जेल में डाल दो तो वो भी इंसान क्या है ना वो गर्म हो जाएगा। तो ब्राज़ील की धारा। अब देखेंगे कनारी, ये भी कहाँ की है तो दक्षिण अटलांटिक की है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अटलांटिक महासागर की है, ठीक है। अब कनारी देखेंगे तो नारी हमेशा ठंडी ही रहती हैं, ठीक है। नारी महिलाएं हमेशा ठंडी रहती हैं, वो गर्म दिमाग की नहीं होती है। लेब्राडोर जो कुत्ता होता है ना वो ठंड में एकदम क्यूट सा लगता है। फॉकलैंड जो है ये भी लैंड ही है, तो फॉकलैंड ये भी ठंडी जल। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडी, बेंगुला ठंडी। प्रशांत महासागर की धारा देख लेते हो। उत्तर विषुवतरेखीय धारा गर्म, दक्षिण गर्म। क्यूरोशिया, तो क्यों रो रही है सिया, क्योंकि उसका माइंड गर्म है। अल्यूशियन धारा, तो अल्यूशियन धारा से भी है कि अल्यूशियन धारा भी गर्म है। सुशिमा धारा भी गर्म है, ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पूर्व में स्टे लग गई तो ये गर्म है। आयुष्या धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ये भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ये भी ठंडी है और पेरू हम्बोल्ट ये भी ठंडी है। अब नेक्स्ट देखेंगे हिंद महासागर की धाराएं देख लेते हैं। विषुवतरेखीय धाराएं गर्म है। मोजाम्बिक, मौज कर रहे हो क्योंकि गर्म दिमाग के हैं। अगुलहास, आग बबूला हो जाते हैं लोग ना गर्म माइंड के। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी और पश्चिम पछुआ पवन ठंडी। अब हम देखेंगे महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी, देखिए इसमें भी हमको लग रहा है पूरा डीप में ही दे दिया है क्या, नहीं, चलिए देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इससे भी पढ़ लेते हैं, कुछ रिवीजन हो जाएगा, छोटा रहेगा। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि को प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। इसे प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाली जल के तापमान से अधिक होती है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं।
ठंडी जलधारा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। यह प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का जो तापमान रास्ते से आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में बहती हैं वहां का तापमान घटा देती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपने दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होती हैं। महासागरीय जलधाराओं के संरक्षण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर की उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रभाव को दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर, ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। अब देखिए प्रशांत महासागर की वो धाराएं, जैसे कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो प्रशांत क्यों राइल तो ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडा जगह है, हम्बोल्ट ठंडा जगह है, अंटार्कटिका ठंडा है। वहीं विश्वत रेखीय जलधारा गर्म है, क्यूरोशिया क्यूरोरियो गर्म दिमाग है। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह अलास्का, तो अलास्का ये भी गर्म है। एल नीनो गर्म जलधारा, सुशिमा गर्म जलधारा। विश्वत रेखीय जलधारा गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है और विपरीत विश्वत रेखीय जलधारा गर्म है। अटलांटिक महासागर की जलधारा ठंडी। लेब्राडोर की जो है ये ठंडी जलधारा है। बेंगुला की जलधारा ठंडी है। कनारी की जलधारा ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा वो ठंडी है। अंटार्कटिका की ठंडी है। फॉकलैंड की ठंडी है। गर्म जलधारा उत्तर विश्वतरेखीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा फ्लोरिडा गर्म हो गई। दक्षिण विश्वतरेखीय जलधारा ब्राजील जलधारा। विपरीत विश्वतरेखीय जलधारा और इरमंजल की जलधारा। अब हम देखेंगे इसमें हिंद महासागर की है, ठीक है। हमने देखा प्रशांत और हिंद की देख लेते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है वो सिर्फ ठंडी है, बाकी दक्षिण विश्वत रेखीय जो धारा है ये गर्म है। मोजाम्बिक की जलधारा भी गर्म है, अगुलास की भी गर्म है। वहीं हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसूनों की जलधाराएं गर्म, परिवर्तनशील जलधारा एवं शीतकालीन मानसून की प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा होती है। देखो सौर गैसों सागर उत्तर अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सौर गैसों सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कन्नारी एवं उत्तर विश्वतरेखीय धाराओं के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में गैसम कहते हैं। इसके नाम से इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। सारगैसम जड़विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है और न्यू फाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर की जलधारा मिलती है। न्यू फाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो मछलियों का मुख्य आहार होती हैं। उससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित होता है। डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान होती है। जापान के निकट क्यूरोशिया की गर्म धारा और आयोशिया की ठंडी धारा की जल मिलने पर वहां पर घना कुआसा छाया रहता है। महासागर के पश्चिम भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं को अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवत रेखीय धारा प्रवाहित होने लगती है। लानिनो एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है तो पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो की गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीनो का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू के तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीनो जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होती है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून की नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब देखेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा तो नहीं है यहाँ का लेशन। ज्वार भाटा भी है, ये भी है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने से गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। महासागरों में समुद्रों और ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा का ज्वार
उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य एवं पृथ्वी की एक सिध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होती है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। दोनों पक्षों की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल को एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन होते हैं। इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। फिर सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा होता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल में और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा नवास्कोशिया में स्थित फडी की घाटी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई पर 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो ये हमारा था महासागरीय धाराओं के बारे में, जिसको हमने घटना चक्र प्लस लूसेंट से बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये सारी धाराएं की मैपिंग है जो घटना चक्र में दी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।